नमस्ते फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि 12th के अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर है। तो पार्टनरशिप सीखने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ पर 11th में आपने सीखा होगा कि कैसे सोल प्रोप्राइटरी अपना एक ही जन मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते या फिर उसे मैनेज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी मार्केट में चले जाओ तो वहाँ पानी पूरी वाला या फिर कोई भी फूड रिलेटेड आइटम्स बेचने वाले या फिर क्लोथ रिलेटेड आइटम्स बेचने वाले या फिर ग्रोसरी स्टोर वाले अपना बिजनेस अकेले ही चला रहे होते हैं, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरी। तो 11th में थे तो अब सिर्फ एक ही जन का बिजनेस देख रहे थे, तो अभी हम 12th में आ गए तो दो या फिर दो से ज्यादा लोग कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कैसे अपना बिजनेस रन करते हैं, उसे ही कहते हैं पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो आइए पहले उनका मीनिंग जान लेते हैं। तो मीनिंग है पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन मतलब दो या फिर दो से ज्यादा लोग कमिंग टूगेदर, मिलकर एक टू कैरी ऑन अ बिजनेस रन करते हैं विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट या फिर लॉस होना जरूरी है। अगर कोई भी चैरिटेबल पर्पज से आप कोई भी एक्टिविटी कर लेते हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाता है। कल जाके आप बोलोगे कि मैं किसी भी अनाथ बच्चों को फ्री में शिक्षा देना चाहता हूँ या फिर उनको फ्री में क्लोथ्स देना चाहता हूँ, तो ये सब जो भी चैरिटेबल पर्पस से किए गए वाले एक्टिविटीज है वो पार्टनरशिप नहीं कहलवाले जाते। उसके लिए अलग अकाउंट होता है जो कि है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाता। तो पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉसेस के मोटिव से ही किया जाता है। तो आइए जानते हैं उसका डेफिनेशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में डिफाइंस किया गया है कि द पार्टनरशिप इट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेशन मतलब रिश्ता, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो उनमें क्या रिश्ता होगा। Between a person who have agreed to share the profits of all or any of them acting for all। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर पार्टनरशिप में 3 हो या फिर 4 हो या फिर 2 लोग हो, इन दोनों में से कोई भी एक जन मिलकर काम कर सकता है या फिर सारे मिलकर काम कर सकते हैं। अगर समझो कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और ए बिजनेस चला रहा है, बी और सी कहीं बाहर चले गए हैं, तो कोई भी पार्टनरशिप रुके ना, इसीलिए सिर्फ ए ही बिजनेस को रन कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बिहाफ पे जो भी प्रॉफिट आया है तो वो सिर्फ ए ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप में सारे मिलकर शेयर करेंगे, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो बी और सी चाहे बाहर चले गए होंगे तब भी एक ही डिसीजन से कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी लॉसेस हो तो तीनों जन मिलकर शेयर करेंगे। अगर कल कोई बी बाहर जाता है और ए और सी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे होते तब भी वो सारा शेयर तीनों में ही बटेगा। तो इसीलिए उसे कहा गया है कि शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ऑल, सारे मिलकर प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी एक जन उनके बिहाफ पे काम कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म समझने के लिए हमें उसके फीचर्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीचर्स में ही पता चलेगा कि आखिर पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप फर्म है क्या। तो पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स है, फर्स्ट है अग्रीमेंट। अगर कोई भी दो जन मिलकर अगर कोई भी काम करता है तो उनमें डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके विचार दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो वो ये सब रोकने के लिए हमें अग्रीमेंट साइन करना जरूरी है।
पार्टनरशिप फर्म में अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है कि अगर समझो कोई भी दो जन है और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई भी कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पार्टनरशिप डीड के बिहाफ पे उन दोनों का झगड़ा हो या फिर ये सुलझा सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो आप कैसे समझोगे कि उन दोनों का काम क्या है। तो पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न ज्यादा वैलिड माना जाता है कि क्योंकि अगर 2 या 3 जन होंगे उन तीनों में आपस में क्या बातचीत होगी ये हमें कैसे पता चलेगा। और कल जाके अगर उन तीनों में से किसी एक ने बोलेगा कि ये मैंने बोला ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई एविडेंस नहीं रहेगा। तो अगर अग्रीमेंट में उन तीनों जनों की साइन होगी और उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा तो वो अग्रीमेंट के बेसिस पे वो लोग काम कर सकते हैं। अगर समझो कि और चिंकू और मिंकू दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उन दोनों में कल जाके कोई चिंटी आ जाती है और उन जो दोनों में झगड़ा हो जाता है तो एग्रीमेंट कैसे वर्क करेगा। अगर वो ओरल रहेगा तो ये बोलेगा मैंने है ही नहीं, ये वो तो दोनों लटक ही जाएंगे। उसके साथ में जो जिसने सेल किया है या जिसने लोन दिया है बैंक ने दिया होगा तो वो भी लटक जाएंगे क्योंकि ये बोलेंगे ये तो मैंने किया ही नहीं। तो इसीलिए अग्रीमेंट रिटर्न होना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल आता है कि अग्रीमेंट कौन कौन साइन नहीं कर सकता है। अग्रीमेंट तो कंपटेंट पार्टी साइन कर सकती है, लेकिन कौन कौन साइन नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप फर्म में माइनर नहीं हो सकता पार्टनर, कोई भी पार्टनर माइनर नहीं हो सकता और वो लुनेटिक्स नहीं हो सकता। तो माइनर का मतलब है कोई भी 18 साल के नीचे वाला बच्चा अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता। लुनेटिक्स मतलब कोई भी अपना डिसीजन मेंटली नहीं ले सकता, मेंटली डिसीजन खुद ही वो नहीं कर सकता, तो उसे लुनेटिक्स कहते हैं। और इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा ही नहीं है, मतलब वो कंगाल हो चुका है, आज के मार्केट में उसके पास पैसा है ही नहीं जो वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सके या फिर वो बिजनेस को चला सकते हैं। तो इसीलिए ये तीनों लोग पार्टनरशिप फर्म का अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपेटेंट ही नहीं माने जाते। तो अगला फीचर्स है नंबर ऑफ पार्टनर। जैसे कि आप सबको मैंने बताई था, तो 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप बोलोगे कि 1 या 2 से ज्यादा, वैसे तो गिनती बहुत सारी है, तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि मैक्सिमम लिमिट 50 नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको पूछेगा तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर ऑफ पार्टनर्स होना जरूरी है। तो अगला फीचर्स है लॉफुल बिजनेस। अगर चिंटी और मिंकू मिलकर दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो दोनों दोस्त है तो और उनका थोड़ा शातिर दिमाग है और वो कल जाके बोलेंगे कि हम लोग चरस या गांजे का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो कि जिसमें बहुत पैसा है, हमें पैसे भी बहुत मिलेंगे और पार्टनरशिप कहते ही है कि प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए तो पैसा ही पैसा होगा। तो ये लॉफुल बिजनेस नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ लॉफुल बिजनेस ही अलाउड है। कल जाके आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं तो ये लीगल एक्शन नहीं माना जाता पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म सिर्फ और सिर्फ लॉफुल बिजनेस के बेसिस पे ही चलता है। अगला उसका फीचर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मैंने जैसे पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही होता है और उनका शेयर पहले से ही डिसाइड होता है पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स इक्वल शेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट और रेशो क्या है, तो एक रेशो होता है कि कितना पार्टनर कितना हिस्सा अपने घर लेके जाने वाला है, तो उसे कहते हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगला फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है
वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कल जाके कोई भी पार्टनर अगर इनकम्पिटेंट हो जाता है कि अगर वो पैसा नहीं दे सकता तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चली जाती है। अगर कल जाके बैंक ने आपको समझो लोन दिया है 50 लाख का और बिजनेस में इतना लॉस हो चुका है, पार्टनरशिप फर्म में इतना लॉसेस हो चुका है कि आप उसको बियर ही नहीं कर सकते। ना ही पार्टनर्स बियर कर सकते हैं, ना ही पार्टनरशिप फर्म की कोई एसेट एसेट मतलब कोई भी मशीनरी ये सब बेच के भी अगर आप वो 50 लाख का लोन दे नहीं सकते तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, क्योंकि बैंक अपना नुकसान तो सहन नहीं कर सकता। बैंक तो बैंक होती है, बैंक को तो पैसा चाहिए ही चाहिए, तो वो पैसे आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी वसूल कर सकता है। कल जाके पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टनरशिप तो कंगाल हो चुकी है फर्म, तो हम तो पैसे नहीं देंगे, पार्टनरशिप अलग है, मैं अलग हूँ, तो ये नहीं होता। लॉ में पार्टनरशिप यही पार्टनर्स होती है, इसलिए ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितने भी एक्टिविटीज होती है कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं पार्टनर्स। इसीलिए अगर बिजनेस में असेट्स आपके फर्म के असेट्स नहीं सफिशिएंट हो रहे तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें चली जाती है। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अभी प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप क्या है? तो एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल की बिहाफ पे, प्रिंसिपल मतलब ओनर, ओनर के बिहाफ पे कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। अगर ओनर हर जगह तो नहीं जा सकता तो उसके बिहाफ पे उसका एजेंट उसके बिहाफ पे उसका काम करता है, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब ओनर होता है। तो पार्टनर्स में भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर बोल रहा है तो बाकी के दो पार्टनर मिलकर उनको अग्री करना होता है कि ये मुझे मंजूर है, तो वो उस टाइम पे वो दोनों पार्टनर उसके एजेंट हुए और जो बता रहा है वो प्रिंसिपल हो गया। अगर कल जाके हम दोनों की पार्टनरशिप फर्म है और मैं आपको कुछ बोलती हूँ और आप उसे अग्री कहते हैं तो मैं प्रिंसिपल हुई और आप हुए एजेंट। अगर कल जाके पार्टनरशिप फर्म में आप मुझे कुछ बता रहे हैं और मुझे सुनना पड़ेगा और मैं अग्री करूंगी तो मैं एजेंट हुई और आप हुए प्रिंसिपल। तो इस तरह पार्टनरशिप फर्म में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अगला फीचर्स है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या है? तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स है वो सारे मिलकर अपनी ओनरशिप निभाते हैं। वैसे मैनेजमेंट भी अपने आप में ही बांटा होता है, उन्होंने अपना अपना काम लिया रहता है, वो सब पार्टनरशिप डीड में होता है। वो आगे जाके हम डिटेल में पार्टनरशिप डीड पढ़ने वाले हैं। डिसोल्यूशन। अगर मैंने बताया कि चिंटी और चिंको और मिंकू में कोई अगर चिंटी आ गई तो उन दोनों का बिजनेस तो चलने वाला है नहीं, तो उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, तो वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर दो पार्टनर है और दोनों में झगड़ा चल रहा है और लॉसेस पे लॉसेस हुए जा रहे हैं, तो इससे अच्छा और लॉसेस हो, इससे अच्छा आप बिजनेस ही बंद कर दो। इसीलिए डिसोल्यूशन का भी ऑप्शन होता है पार्टनरशिप फर्म में। ऐसे ही नहीं सिर्फ झगड़ा होने के कारण ही पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है, उसके और भी ज्यादा रीजंस है कि कोई भी पार्टनर अगर डाई हो गया मतलब मर गया होगा या फिर रिटायर हो गया होगा, उसके भी उम्र हो चुकी है, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकता है। या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया होगा, इंसेन हो गया होगा, वो भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप न्यू पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स मतलब अगर कोई भी दो जन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें अगर तीसरा कोई भी आ रहा है तो जो भी दो जन का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसके अग्री टर्म्स एंड कंडीशन सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो भी अलग अलग होगा। पहले वो दोनों इक्वल भी बांट रहे थे प्रॉफिट, लेकिन अभी वो तीनों में बट रहेंगे। इसीलिए जो
पिछला वाला अग्रीमेंट है वो काम नहीं करेगा अगर वो न्यू पार्टनर एडमिशन हो गए, तो जो पिछले वाला है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड का एग्जाम्पल है जो भारत इंडियन और नॉन जुडिशियल के हिसाब से है। कुछ फॉर्मेट इस प्रकार होता है पार्टनरशिप डीड का। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंटेंट है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले पार्टनरशिप का डीड क्या मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनर्स के जितने भी राइट्स है, पार्टनर्स के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड दो प्रकार के हो सकते हैं, या एक तो ओरल हो सकते हैं या फिर रिटर्न हो सकते हैं। तो ओरल का कोई यूज नहीं है क्योंकि पार्टनर्स में अगर क्या बातचीत हो रहेगी वो हमें कुछ भी पता नहीं होता। बाहर के क्रेडिटर्स को या फिर जिन्होंने लोन दिया है बैंक को वो पता नहीं चलेगा, इसीलिए पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना ज्यादा जरूरी है। तो रिटर्न में क्या क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म का नेम होना तो ज्यादा जरूरी है। पार्टनरशिप डीड लिख रहे हैं तो किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं वो तो पता होना चाहिए। तो पहले तो नेम होना जरूरी है, फिर नेम एंड एड्रेस होना जरूरी है पार्टनर्स का, क्योंकि अगर कल जाके पार्टनर्स बोलेंगे कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा हूँ नहीं तो कैसे चलेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि उसका नेम और एड्रेस क्या होता है, क्योंकि कल जाकर बिजनेस भी बंद हो सकता है, तब क्रेडिटर्स को देने के लिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चली जाती है। तो इसके लिए उनका नेम और एड्रेस होना भी जरूरी है। नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है, उसका नेचर क्या है, फूड रिलेटेड है या फिर फार्मा रिलेटेड है या फिर कॉस्मेटिक्स रिलेटेड है या फिर मेडिसिन रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है बिजनेस का नेचर। बस दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। वो लिखा होता है द टर्म्स और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि वो सीजनल बिजनेस करते हैं। अगर गर्मियों के कपड़े गर्मी में ही बेचे जा सकते हैं 4 महीने, या फिर सर्दियों के कपड़े उसी सीजन में बेचे जा सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म ऐसे भी टर्म पे ड्यूरेशन में हो सकती है कि सिर्फ 6 महीने ही हो सकती है, या फिर 1 साल हो सकती है, या फिर 2 साल हो सकती है। तो उसे ड्यूरेशन भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में कि हमारा पार्टनरशिप फर्म कहाँ तक वैलिड रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, साल तक रहेगा, या फिर 2 साल तक रहेगा। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल तो लगेगा, धंधा स्टार्ट करना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा भाई। तो पैसा लगाने के लिए कितना पैसा लगाया तो उसे ही कैपिटल कहते हैं, इनिशियल कैपिटल। तो वो कितना, कितने पार्टनर ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है वो भी पार्टनरशिप डीड में होता है। द ड्रॉइंग्स दैट कैन बी मेड ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज। अभी साल भर में ऐसा तो होगा नहीं कि पार्टनर्स का कुछ पर्सनल यूज नहीं होगा। तो पार्टनर्स का पर्सनल यूज के लिए जितने भी पैसे वो पार्टनरशिप फर्म से लेते हैं उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो वो भी मेंशन होता है कि साल भर में आप कितना ड्रॉइंग्स ले सकते हैं। द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड ड्रॉइंग्स पे कितना चार्जेस लगेंगे, क्योंकि आप बिजनेस के बीच में ही पैसे निकाल रहे हैं तो चार्जेस तो देने पड़ेंगे। तो वो चार्जेस कितने रहेंगे ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। तो पार्टनरशिप में उनके राइट होते हैं और उनकी ड्यूटीज भी होते हैं। कुछ उनके साथ गलत होगा तो उनके पास राइट होता है, क्या क्या राइट्स है ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, और काम करने के लिए उनके पास कौन कौन सी ड्यूटीज है ये भी पार्टनरशिप में लिखा होता है। तो अगला है रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। अगर पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में कितनी सैलरी मिलने वाली है, अगर है तो नहीं भी दे सकते और दे भी सकते हैं, तो उसके लिए उसको कहते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। द मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, गुडविल के कई सारे मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि ये पार्टनरशिप फर्म कौन सा मेथड यूज कर रही है कैलकुलेट करने के लिए गुडविल।
प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो। शेयरिंग रेशो मतलब कितना हिस्सा कौन सा पार्टनर घर लेके जाने वाला है प्रॉफिट में से, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। तो अगला हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मैंने आपको पहले जैसे कहा है कि पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस है कि कल जाके अगर कोई भी उनके बीच में चिंटियाँ आ जाती है, उनका झगड़ा हो जाता है, तो उनके पास क्या राइट्स है, क्या उनकी ड्यूटीज है, प्रॉफिट कैसे वो शेयर करने वाले हैं, या फिर कोई भी बाकी के मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट हो जाएंगे तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे, किस बेसिस पे रिजॉल्व करेंगे, उनकी सैलरी कैसी होगी, उनके कमीशन कैसे होंगे, वो इंटरेस्ट कैसे पेड करेंगे, ड्राइंग के लिए चार्जेस कैसे होंगे, ये सब और सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। इसीलिए यही सारे इम्पोर्टेंस है जो पार्टनरशिप डीड को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। तो अगले ये कुछ प्रोविजंस है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है, जो आगे जाके हम जब पार्टनर्स का अकाउंट करेंगे तब हमें वो काम में आएंगे। तो फर्स्ट है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा घर पे लेके जाने वाला है या कितना परसेंट घर पे लेके जाने वाला है। कोई 60-40 लेके जा सकता है, या फिर 40% एक पार्टनर, 40% एक पार्टनर और 20% एक पार्टनर ऐसे लेके जा सकते हैं, या फिर 50% पार्टनर या 50% पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो सारे पार्टनर्स इक्वली अपना शेयर डिवाइड करेंगे, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो लोग अपने घर लेके जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि आप कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है कितना परसेंट देने वाले, तो आपको इंटरेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स अगर हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं तो उस पर कितने चार्जेस लगने वाले हैं ये भी उनमें मेंशन होता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ड्राइंग लेके जा सकते हैं पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, अगर है तो उसमें मेंशन होगा कि कितना चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स ने दिया हुआ लोन पार्टनरशिप फर्म को। तो अगर पार्टनर समझो पार्टनरशिप फर्म को पैसे नहीं देता और वो बैंक को दे देता है, तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेगा तो उसको कितना तो परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए पार्टनरशिप में अगर वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिर सोचेगा पार्टनरशिप फर्म में डालने से अच्छा मैं बैंक में ना डाल दूं, कम से कम मुझे इंटरेस्ट तो मिल रहा है। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में भी कोई अगर वो लोन दे रहा है तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये भी कितना परसेंट होगा ये पार्टनरशिप डीड में होता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये अगर साइलेंट होगा तो 6% के हिसाब से उन्हें पार्टनरशिप में इंटरेस्ट देगा लोन के ऊपर। सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, क्या सैलरी और रिम्यूनरेशन होगा या फिर कमीशन कैसे होगा, ये सिर्फ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, उसके हिसाब से आप अलाउ कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दे सकते। अगला है मेथड्स ऑफ द मेंटेन कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स है तो उनके अकाउंट्स भी बनेंगे, अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग अकाउंट्स होंगे, उनके कैपिटल अकाउंट्स अलग होंगे। तो उसमें दो मेथड है, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट मेथड में दोनों अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट क्यों बनता है? क्योंकि फिक्स कैपिटल अमाउंट होता है तो साल के स्टार्टिंग में कितना पैसे डिपॉजिट करते हैं बिजनेस के लिए वो कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं, जो कि सिर्फ फिक्स्ड होता है। तो
बाकी के साल भर में उन्होंने जितने भी ट्रांजैक्शन किए तो वो कहाँ लिखेंगे? तो इसीलिए करंट अकाउंट बनता है। जो साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन किए वो करंट अकाउंट में जाएंगे और जो भी फिक्स स्टार्टिंग में पैसे डाले हैं वो कैपिटल अकाउंट में होता है। तो इसीलिए फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। वैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, जिसमें स्टार्टिंग में जितने भी पैसे डाले वो भी लिखेंगे, साल भर में कितने पैसे डाले वो भी लिखेंगे और पार्टनर्स के बीच में कितने ट्रांजैक्शन हुए वो भी सारे उस कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। तो अगला है फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें लिखा रहेगा, क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बिजनेस में स्टार्टिंग में कितने पैसे है वो रहेंगे। फिर बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, जिसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग में आपने पैसे डाल दिए तो साल भर में पैसे लगेंगे ही नहीं। ये बिजनेस है, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, तो बाद में भी पैसे डालने की नौबत आ सकती है। तो वो पैसे जब डालेंगे तो उसे कहते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में। पार्टनर्स ए ने डाला है इतना, बी ने डाला है इतना, वो मेंशन होगा क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में होगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ए और बी का, कि जितने भी परमानेंट उन्होंने निकाल लिए बिजनेस से पैसे, मतलब ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल पर्सनल यूज के लिए अगर उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं और वो फिर से वो डालने भी वाले नहीं है, तो ये सब इसमें आ जाता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। और लास्ट में साल में जितने भी पैसे हो जाएंगे उसके बाद में जितना भी बचेगा वो बैलेंस कैरिड आउट में लिखेंगे। एक बात को आपने नोटिस किया होगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर पैसा जितना भी आ रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, लेकिन अगर फर्म से पैसे जा रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। तो ये पार्टनरशिप करंट अकाउंट है जिसमें पहले उसके बैलेंस होंगे, फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया रहेगा तो वो रहेगा कैपिटल। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ए और बी का प्रॉफिट ही हो रहा है, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए वो भी क्रेडिट साइड में लिखे थे। सैलरी भी मिल रही है उनको, इसलिए भी वो भी उनके क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन भी, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट ये हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अगर वो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। और डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? अगर कैपिटल आपने विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स आपने विड्रॉ किया है, अभी ड्राइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो भी बिजनेस से जा ही रहा है, तो इसीलिए वो भी डेबिट साइड में आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट, अगर लॉस हुआ रहेगा वो भी डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। और लास्ट में जितना भी पैसा बचा है वो अगले साल के लिए टू बैलेंस कैरिड आउट में चला जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि बैंक से अगर आपको पैसे आ जाते हैं तो आपको क्रेडिटेड ऐसे मैसेज आता है, और बैंक से पैसे अगर चले जाएंगे या आपने किसी को पेमेंट कर दिया रहेगा तो वो डेबिटेड ऐसे लिखा रहता है। तो यही सेम फंडा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखा होता है। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, सारे के सारे इसमें लिख दो, ये ज्यादा इजी होता है। उसमें दो अकाउंट बनाने से अच्छा इसमें एक ही बना दो, सारा कुछ इसी में घुसाट दो। फर्स्ट तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा, उसमें एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, फिर कैपिटल का इंटरेस्ट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ रहेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और डेबिट साइड में क्या आएगा? फिर फर्म से जितना भी पैसा निकल गया है, अभी पैसा विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स निकल गया, पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिया है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वो भी जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस हुआ रहेगा तो ये सब डेबिट साइड में जाएगा। तो ये है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट मेथड अगर यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल। इसके एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण।